नमस्कार। आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित कहानी पत्नी का पत्र का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे, लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी। उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा, लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है। अब आगे की कहानी। मित्रों, आगे की कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे की और भी कहानियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। प्रस्तुत है कहानी। अनादर नाम की चीज़ राख की तरह होती है। वह शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रहती है, लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर तुम लोग की व्यवस्था यही है कि नारी को दुख पाना ही होगा, तो फिर जहाँ तक संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम चाहे मुझे जैसे रखते रहे, मुझे दुख है यह बात कभी मेरे ख्याल में न आई। जच्चा घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी, तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है कि मौत से डरना पड़े। जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते तो मैं उसी तरह उखड़ आती जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खिंच आती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है। मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपनी दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें यह चिट्ठी लिखने की ज़रूरत न पड़ती, लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ाकर ले जाती है और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट आता है, और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहाँ से उड़कर आ पड़ा। तभी से दरार शुरू हो गई, जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में अपनी दीदी के पास आश्रय लिया था। तब तुम लोगों ने सोचा था यह कहाँ की बला आ गई, आग लगे मेरे स्वभाव को। करती भी क्या, देखा तुम लोग सब मन ही मन खींच उठे थे। इसीलिए उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांधकर खड़ा हो गया। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। यह अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो, मानो अगर वह किसी तरह दूर हो सके तो जान बचे। उन्होंने इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वे पतिव्रता थीं। उनका यह संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखाकर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों से काम सौंपे कि मुझे दुख ही नहीं लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती है, फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी के पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज़ न थी, न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़नों पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती रही कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था। इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर, अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थी। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही।
मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर डालेगी। वे सब मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती थी मानो मैंने कोई बड़ी आफत ढा दी हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे मन ही मन सोचती कि जान बची। अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती वही मेरे द्वारा प्रकट करने का उनका मन हल्का हो जाता। मेरी बड़ी जेठानी बिंदु की उम्र में से 2-1 अंक कम कर देने की चेष्टा किया करती थी, लेकिन अगर अकेले में उनसे यह कहा जाता कि उसकी अवस्था 14 से कम नहीं थी तो ज्यादती न होती। तुम्हें तो मालूम है, देखने में वह इतनी कुरूप थी कि अगर वह फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। यही कारण है कि माता पिता के न होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता, और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उसे ब्याह कर सकें। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो अगर मेरी देह उससे छू जाएगी तो मैं सह नहीं पाऊंगी, मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था। इसीलिए वह हमेशा अलग हटकर आंखें बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसे वह फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। फालतू कूड़े को घर के आसपास अनायास ही स्थान मिल जाता है क्योंकि मनुष्य उसको भूल जाता है, लेकिन अनावश्यक लड़की एक तो अनावश्यक होती है, दूसरे उसको भूलना भी कठिन होता है, इसलिए उसके लिए घूरे पर भी जगह नहीं होती। मित्रों, अब आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी।